हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग TMBU यूनिवर्सिटी का सेशन 2021 से 24 वालों का ना पेपर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एग्ज़ाम जो है पेपर 3 का 18 को है। आज 10 सितंबर है, 8 डेज़ पहले हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जो जो हम सजेशन में इंपॉर्टेंट बताए थे ना, एक्सप्लेनेशन ये सब अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा एक्सप्लेनेशन इसमें हम सॉल्व करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैकबेथ से एक्सप्लेनेशन है। तो मैकबेथ से हम 3 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बताए थे। पहला था आई हैव नोट्स पर करके शुरू था लाइन। इस वाले एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करवा के ऑलरेडी हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर अगर आपको नहीं मिलता है वीडियो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम इंस्टाग्राम पे आपको उस वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, स्टार्स हाइड योर फायर, इस तरीके से शुरू होगा। तो इस वाले को हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। These lines have been taken from William Shakespeare greatest tragedy Macbeth की ये जो पंक्तियां हैं वो विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ से ली गई है। इट वॉज लास्ट इन ए सीरीज ऑफ 4 ट्रेजेडी। तो विलियम शेक्सपियर जो 4 ट्रेजेडी का एक सीरीज लिखे ना, तो उसमें सबसे लास्ट में मैकबेथ ही था, जिसमें कि शामिल है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इट इज़ एमंग द बेस्ट नोन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले। विलियम शेक्सपियर के बेस्ट नोन प्ले में से है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्ले है। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले, ये 5 एक्ट का प्ले है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1606 एंड 1607। ऐसा माना जाता है कि इस प्ले को 1606 से 1607 के बीच लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623, और पहली बार जो इसको पब्लिश करवाया गया ना, तो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश करवाया गया। फर्स्ट फोलियो में क्या हुआ था ना कि विलियम शेक्सपियर का ढेर सारा वर्क्स एक साथ पब्लिश करवाया गया, तो उसी में मैकबेथ को भी पब्लिश करवाया गया था। ये जो पहला वाला स्टांजा है ना, तो इसी के हम साइड में लिख रखे हैं, सेम फॉर एवरी मैकबेथ एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स मैकबेथ से कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए। 3 तो हम आपको रिकमेंड कर रखे हैं, बट चांसेस तो होता है ना कि वो 3 को छोड़ के भी कोई और आ सकता है। तो आप क्या करोगे, ये वाला स्टांजा सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रखोगे। कोई भी एक्सप्लेनेशन हम जो सजेस्ट किए हैं वो आ जाए तो बेस्ट है, सेम टू सेम लिख दोगे। बट अगर जो हम सजेस्ट नहीं किए हैं उससे आ जाए तो क्या करोगे, ये वाला स्टांजा सबके लिए सेम रहेगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन मैकबेथ से आ जाए। तो अब मेनली इस लाइन को एक्सप्लेन हम नीचे कर रखे हैं। इन द प्ले में दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय मैकबेथ, ये लाइन्स जो कही गई है मैकबेथ के द्वारा कही गई है। इन एक्ट वन में मैकबेथ डिजायर आर टू किल डंकन। मैकबेथ की जो ख्वाहिशें, डिजायर है, तो वो क्या है कि डंकन को मारने की। एंड अज्यूम द क्राउन, अज्यूम इट मीन्स ग्रहण करना या धारण करना होता है, और क्राउन इट मीन्स वो ताज, राजा बनने की, ताज ग्रहण करने की। अब आगे है, ही वॉन्ट्स टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, मतलब अपने कंट्री का मोस्ट पावरफुल मैन बनना चाहता है मैकबेथ। एंड ही बिलीव्स द फास्टेस्ट रूट टू अचीव दिस गोल इज टू मर्डर हिज लीज लॉर्ड। और वो जानता है कि ये चीज़ जो उसको सबसे पावरफुल आदमी बनना है ना, तो इसको सबसे फास्टेस्ट तरीके से तभी अचीव किया जा सकता है अपने गोल को, जब वो क्या करता है, अपने लीज लॉर्ड इट मीन्स अपने स्वामी, अपने राजा का मर्डर करता है। तभी वो बहुत जल्दी पावरफुल मैन बन पाएगा अपने पूरे कंट्री का। ही डिस्कसेस हिज करंट पोजीशन विथ हिमसेल्फ। इन लाइन्स के थ्रू वो ना खुद का पोजीशन खुद से डिस्कस कर रहा होता है, मतलब होता है ना खुद से बात करना। तो इस लाइन्स में ना मैकबेथ जो है वो खुद से बात कर रहा है। नाउ मैकबेथ इज ओनली 2 स्टेप्स बिलो द थ्रोन। मैकबेथ जो है अब 2 कदम सिर्फ पीछे है थ्रोन के। एंड ही डीपली वांट्स टू बिकम ए किंग, और उसकी गहरी इच्छा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिजायर भरा पड़ा है कि उसको राजा बनना है। स्टिल ही इजंट रेडी टू बिट्रे हिज ओथ्स, लेकिन अभी वो अपना वादा तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। एंड मर्डर द किंग, और राजा को मारने के लिए रेडी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हेजिटेशन हो रहा है कि कैसे हम गलत काम करें। ही प्रॉमिस टू फेथफुल्ली सर्व, वो प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि वो फेथफुल्ली, बड़ी ईमानदारी से सेवा करेगा, कि राजा के सैनिक भी तो सब ऐसा करते हैं ना, तो वो भी एज ए सैनिक, एज ए जनरल जो था, वो वादा किया था कि वो मतलब बड़ी ईमानदारी से सेवा करेगा। ही इज अफ्रेड टू मेक दिस स्टेप, मतलब यह कदम उठाने से डरता है। दैट्स वाई ही आस्क द स्टार्स टू हाइड देयर लाइट, इसलिए वो स्टार्स को इन लाइन्स के जरिए, तारों को कहता है कि अपनी लाइट को छुपा ले या अपनी लाइट को कम कर ले, सो दैट, ताकि नो वन विल बी एबल टू सी द डार्क डिजायर्स ही हैज इनसाइड हिम, ताकि कोई भी आदमी जो है उसके अंदर का डार्क डिजायर देख ना पाए। इसलिए यहाँ पर मैकबेथ तारों को क्या बोल रहा है कि अपनी रोशनी कम कर ले या फिर अपनी रोशनी पूरी तरह से छुपा ले। दिस लाइन्स आर द वॉइस ऑफ मैकबेथ्स कंसाइंसनेस। मैकबेथ की कंसाइंसनेस इट मीन्स चेतना की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है ये जो पंक्तियाँ है। मैकबेथ इज एजेम्ड, मैकबेथ जो है शर्मिंदा रहता है, ऑफ हिज डिज़ायर, अपने डिज़ायर के लिए, इच्छा के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, राजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है। दैट्स वाई ही आस्क
द स्टार, और यही रीज़न है कि वह स्टार्स इट मीन्स तारों को कहता है टू टर्न अवे, मतलब टर्न अवे इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लौट जाओ, छुप जाओ, एंड नोट लुक एट हिम, और उसको देखे नहीं। तारे जो है उसको लग रहा है कि ऊपर तारे, एक सेंस में ये भी होता है इसका मीनिंग कि ना उसको लगता है कि तारों के थ्रू देवदूत उसको देख रहे हैं, तो इसलिए वो तारों को बोलता है कि छुप जाने के लिए। दिस लाइन्स ऑल्सो शोज अस, ये जो पंक्तियां हैं वो हम लोग को ये भी दिखाती है कि द इनिशियल हेजिटेशन ऑफ द मैकबेथ, इनिशियल इट मीन शुरुआत में जो हेजिटेशन, हिचकिचाहट थी ना मैकबेथ के अंदर कुछ भी बुरा करने के लिए, मतलब होता है ना स्टार्टिंग में इंसान हेजिटेट करता है जब फर्स्ट टाइम कुछ गलत करने जाता है, तो वो हेजिटेशन को भी दिखाती है, वो हिचकिचाहट को भी दिखाती है मैकबेथ के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। लगभग 1.5-2 पेज में आपको भी एग्जाम में लिखना है। दूसरा जो मैकबेथ का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो है द थेन ऑफ फीफे हैड ए वाइफ, इस तरीके से शुरू होगा। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम आगे डिस्कस कर रखे हैं। तो पहले फर्स्ट स्टांजा इज सेम एज प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, तो पहला वाला वही स्टांजा आपको यही वाला लिखना है फर्स्ट। उसके बाद लिखना है इन द प्ले, प्ले में दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय लेडी मैकबेथ इन एक्ट 5, तो ये लाइन्स जो हैं प्ले में लेडी मैकबेथ के द्वारा कही गई थी एक्ट 5 में। लेडी मैकबेथ नोज दैट, लेडी मैकबेथ जानती है, उसको पता चलता है दैट मैकबेथ हैज किल्ड मैकडफ, कि मैकबेथ जो है मारा है मैकडफ की, मैकडफ जो कि थेन ऑफ फीफे है ना उसकी वाइफ और बच्चों को। ठीक है, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, हर हस्बैंड एक्शन, और यही जो उसके हस्बैंड का जो एक्शन है, काम है, हैव प्लेस्ड ए हैवी बर्डन ऑन हर, तो उससे क्या होता है उस अपने ऊपर भारी बोझ अनुभव करने लगती है, उसको बुरा लगने लगता है कि मैकबेथ जो है मैकडफ की वाइफ और बच्चों को मारा है। मैकबेथ ब्रूटली मर्डर मैकडफ्स वाइफ, मैकबेथ बड़ी निर्दयता से मर्डर किया है मैकडफ की वाइफ का। लेडी मैकबेथ इज ओवरवेल्म्ड बाय गिल्ट, लेडी मैकबेथ जो है पूरा व्याकुल है, घबराई हुई है, गिल्ट से पछतावा हो रहा है, बुरा लग रहा है। एंड द मर्डर दैट सी वॉज ए पार्ट ऑफ कैन नॉट बी डन, और जो भी मर्डर मतलब जिस भी मर्डर का वो पार्ट थी, जैसे कि डंकन के मर्डर का लेडी मैकबेथ भी पार्ट थी, तो उसको लगता है कि ये सब नहीं किया जा सकता था। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले के दौरान सी स्लोली टर्न्स क्रेजी, वो धीरे धीरे क्या होती है क्रेजी हो जाती है, इट मीन्स मेंटली डिस्टर्ब होते जाती है। एंड इन एक्ट 5 और इन द एक्ट 5 इट मीन्स एक्ट 5 में इन पार्टिकुलर द गिल्ट हैज टेकन ओवर हर बॉडी, गिल्ट क्या होता है उसके पूरे बॉडी पे कब्जा कर लेता है। एंड सी इज प्रैक्टिकली वॉकिंग इन हर ब्रोकन कंसाइंस, ब्रोकन कंसाइंस इट मीन्स अपना जो विवेक खो चुकी है, खोए विवेक के साथ उसको वॉक करते हुए दिखाया जाता है, चलते हुए दिखाया जाता है। आप लोग अगर चमड़ी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेडी मैकबेथ को अंत में गिल्ट की वजह से नींद में चलता हुआ बताया गया था, तो वही ब्रोकन कंसाइंस में वो क्या दिखाया गया कि वो चल रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस गिल्ट, और इस गिल्ट का जो उदाहरण है प्रेजेंट इन हर एक्शन, उसके एक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है, इज व्हेन सी इज आस्किंग हरसेल्फ, वो तब देखने को मिलता है जब वो खुद से पूछती है व्हाट विल दिस हैंड्स नेवर बी क्लीन, कि क्या मेरे हाथ जो मतलब उसके हाथ है वो कभी क्लीन होंगे, इट मीन साफ होंगे। उसको लग रहा है कि वो जो इतना सारा खून की हुई है, मर्डर की हुई है, क्या ये सब कभी मिट पाएगा, कभी भूल पाएगी। सी इज क्वेश्चनिंग, वो खुद से क्वेश्चन करती है वेदर दिस गिल्ट विल एवर लीव हर, कि क्या उसको ये जो गिल्ट है, ये जो दोष है, ये जो पछतावा है उसको कभी छोड़ेगा। एंड इफ शी विल एवर फील नॉर्मल, और या फिर जिंदगी में कभी वो फिर से नॉर्मल फील कर पाएगी। अब आगे है दस थ्रू एबव मेंशन लाइन, इस प्रकार जो है ऊपर मेंशन किए गए लाइन के जरिए शेक्सपियर शोज अस हाउ मैकबेथ एक्शन, शेक्सपियर हम लोग को दिखाते हैं कि कैसे मैकबेथ का जो एक्शन है हैव इम्पैक्टेड ऑन लेडी मैकबेथ्स मॉरल वैल्यूज, कि कैसे लेडी मैकबेथ के मॉरल वैल्यूज पे, मॉरल वैल्यूज इट मीन्स नैतिक मूल्यों पे असर पड़ता है मैकबेथ के एक्शन का। लेडी मैकबेथ हैज गॉन मैड, लेडी मैकबेथ जो है पागल हो चुकी है। सी कैन नॉट फाइंड एनी रेस्ट, उसको कहीं भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। सी इज सफरिंग फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो एक मनोवैज्ञानिक विकार इट मीन्स मेंटली डिस्टर्ब से पीड़ित है, सफर कर रही है। दैट काउजेज हर टू रिकॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द इवेंट्स, और जिसका कारण ये होता है कि वो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ इवेंट्स यानी ढेर सारी जो पहले की घटनाएं हैं ना उनको याद करती है। ऑफ द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन के मर्डर को, बैंक्यू के मर्डर को, और लेडी मैकडेफ के मर्डर को, ये सब चीज़ मतलब याद करने लगती है मेंटली डिस्टर्ब होकर लेडी मैकबेथ। ठीक है, इन लाइन्स के जरिए यही दिखाना चाहते हैं, एक तरह से गिल्ट दिखाना चाह रहे हैं लेडी मैकबेथ का विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे मैकबेथ का सारा एक्सप्लेनेशन हम क्लियर कर दिए, तीनों सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग ट्वेल्थ नाइट का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट में है, ट्वेल्थ नाइट में भी हम आप लोग को 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो सबसे पहला और तीसरा जो है, एक तो देन
लेट दाई लव बी यंगर, इस तरीके से शुरू होता है। दूसरा फॉर बॉय हाउएवर वी डू प्रेज आवर सेल्फ। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन जो है ना, अगर दोनों में से किसी तरीके से लाइन शुरू हो एग्जाम में, दोनों का आंसर लगभग सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सप्लेनेशन एक दो लाइन आगे पीछे है। बुक जब देखोगे ना तो पहले ये वाला लाइन लिया गया है, उसके 2-3 लाइन बाद फिर ये वाला लाइन यूज किया गया है, तो लगभग आसपास का लाइन है ना। तो हम कोशिश किए हैं कि दोनों एक्सप्लेनेशन को, इन दोनों लाइन को एक ही एक्सप्लेनेशन में सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई आ जाए एक्सप्लेनेशन एग्जाम में, आप सेम टू सेम ये लिख देना। तो सबसे पहले वाला स्टांजा देख लेते हैं, जो कोई भी 12th नाइट से एक्सप्लेनेशन आ जाए उसके लिए सेम रहने वाला है। हम जो रिकमेंड किए हैं उससे अलग भी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो फर्स्ट स्टांजा आप हमेशा सेम रख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी। 12th नाइट की ये जो पंक्तियां हैं वो विलियम शेक्सपियर के ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी 12th नाइट से ली गई है। अनदर टाइटल ऑफ दिस प्ले इज वॉट यू विल। इस प्ले का जो दूसरा टाइटल है वो है वॉट यू विल। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले, ये 5 एक्ट का प्ले है। एंड इट बिलीव दैट, और ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ बीन रिटन अराउंड 1601-1602। इस प्ले को जो लिखा गया है 1601 से 1602 के बीच लिखा गया है। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द प्ले में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, बट द होल स्टोरी मूव्स अराउंड 4 मेजर कैरेक्टर्स। लेकिन जो पूरी कहानी है वो 4 मेजर कैरेक्टर के चारों ओर घूमती है, जैसे कि वायोला, ओर्सिनो, ओलिविया और सेबेस्टियन। ये 4 मोइन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं 12th नाइट के। थ्रू आउट दिस रोमांटिक कॉमेडी, इस रोमांटिक कॉमेडी के दौरान शेक्सपियर सोज अस, शेक्सपियर हम लोग को दिखाते हैं लव कैन काउज पेन, की लव जो होता है वो पेन का भी कारण होता है, दर्द का भी कारण होता है। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय द ड्यूक ओर्सिनो इन द, ये जो लाइन्स हैं जो हम ऊपर डिस्कस किए हैं, ये लाइन्स जो हैं ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा कही गई थी। ये दोनों लाइन इन एक्ट 2 में कही गई थी। इन विच ओर्सिनो कैम आउट इनटू द गार्डन, जिसमें कि ओर्सिनो क्या होता है, अपने गार्डन में आता है। वेयर हिज कोर्टियर्स हैड गैथर, जहाँ पे उसके कोर्टियर्स इट मीन्स दरबार वाले भी इकट्ठा होते हैं। ओर्सिनो जो है राजा है तो उसके पास उसके दरबारी भी हैं, तो वो सब इकट्ठा होते हैं गार्डन में। ही लिसन म्यूजिक, ये म्यूजिक सुनता है ओर्सिनो। मोस्टली प्ले में दिखाया गया है कि ओर्सिनो को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। विथ हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों के साथ। ही इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक का बहुत बड़ा लवर रहता है। ओर्सिनो टॉक्स टू वायोला, यहाँ पे ओर्सिनो जो है वायोला से बात करता है। हु डिस्गाइजेस एज ए मैन कैशेरियो, जो कि अपना वेश बदलकर कैशेरियो बने हुए है। ठीक है, एक आदमी बने हुए। वायोला एक लड़की है, अपना वेश बदलकर कैशेरियो एक लड़का बने हुए है और ओर्सिनो के साथ है। तो यहाँ पे ओर्सिनो वायोला से पूछता है कि ओर्सिनो आस्क हर, उससे पूछता है अबाउट हर लवर, कि तुम अपनी लवर के बारे में बताओ। वायोला सेड, वायोला ने कहा, क्योंकि वायोला मेनली जो है मेन तो लड़की है ना, दिखावे के लिए वो लड़का बने हुए राजा के सामने, तो वो वायोला जवाब देती है, कहती है सी इज सिमिलर टू ओर्सिनो, की मेरा जो प्यार है ना वो बिल्कुल आपके जैसा है। इन लुक, लुक में भी, देखने में भी। एंड इन अबाउट इज हिज एज, और लगभग जो है एज भी आप ही के जितना है। देन ओर्सिनो रिप्लाइज टू हर, तभी ओर्सिनो जो है उसको जवाब देता है वुमेन शुड हैव ए मैन ओल्डर देन हर, कि एक वुमेन को ना हमेशा अपने से बड़े मर्द को चूज करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मैन नो मैटर हाउ मच प्रिटेंड, क्योंकि जो मैन है कितना भी ज़्यादा प्रिटेंड कर ले, दिखावा कर ले, अदरवाइज बॉयज नेचर आर मोर गेडी, की बॉयज जो होते हैं वो नेचर से गेडी होते हैं। गेडी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक लालचपन होता है। एंड फिकल, फिकल इट मीन्स चंचल होते हैं। और मोर लस्टफुल, लस्टफुल इट मीन्स उनके अंदर वासना भरा होता है। ये ओर्सिनो बता रहा है वायोला को। वायोला ऑल्सो एग्री विथ ओर्सिनो थॉट, वायोला भी यहाँ पे एग्री होती है ओर्सिनो के थॉट पे। दस, इस प्रकार थ्रू द अबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइन के जरिए ओर्सिनो सेड टू वायोला, ओर्सिनो जो है वायोला के कहते हैं कि सेलेक्ट ए मेड हु इज यंगर देन योरसेल्फ, कि ऐसी लड़की चूज करो जो तुमसे छोटी हो। ठीक है, क्योंकि ये बता देता है ना वायोला की मेरी जो लवर है वो लगभग आपके एज की है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ओर्सिनो वायोला सजेस्ट करते हैं कि ऐसी लड़की चूज करो जो छोटी हो। बिकॉज, क्योंकि मेन्स लव इज मोर फिकल, कि मैन का जो लव होता है ना वो फिकल होता है, चंचल होता है। एंड इनकॉन्स्टेंट होता है, अस्थिर होता है, कंपेयर टू वुमेन्स लव, वुमेन लव की तुलना में, वुमेन के प्यार की तुलना में। तो यहाँ पे जो है 12th नाइट का हम लोग 2 एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए। हम आपको बता चुके थे कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए दोनों में से आपको सेम ही आंसर लिखना है, तो ये भी लगभग 2 पेज का हो गया। इसके बाद हम लोग 3rd वाला देखते हैं 12th नाइट का, उसके बाद सिर्फ लव फॉर लव का एक्सप्लेनेशन बचेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो 3rd एक्सप्लेनेशन है 12th नाइट का वो इस तरह से शुरू होता है, लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट सी अलाइव। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन शुरू होगा उसको कैसे डिस्कस करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा जो हम बताएं कि हर 12th नाइट के एक्सप्लेनेशन के लिए वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले एक्सप्लेनेशन में बताएं, तो वो फर्स्ट स्टांजा सेम होगा। उसके बाद जो मेनली इस लाइन को एक्सप्लेन किए हैं वो नीचे कर रखे हैं। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय वायोला इन एक्ट
1, ये जो पंक्तियां है वायोला के द्वारा कही गई थी एक्ट 1 में। व्हेन वायोला एंड ओलिविया मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वायोला और ओलिविया पहली बार मिलती है। ओलिविया शोज हर पिक्चर टू वायोला, ओलिविया क्या करती है, अपनी पिक्चर दिखाती है वायोला को, हु इज डिस्गाइजेज एज कैशेरियो, क्योंकि वायोला यहाँ पे अपना वेश बदल रखी है, कैशेरियो के रूप में लड़का बने हुए है। वायोला इज प्रेजिंग ओलिवियाज ब्यूटी, यहाँ पे वायोला जो है पिक्चर देखने के बाद ओलिविया की ब्यूटी की तारीफ करती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि ट्रू ब्यूटी इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचुरल क्वालिटीज, की जो सच्ची सुंदरता होती है ना, वो प्राकृतिक क्वालिटीज गुणों का एक मिश्रण होती है, स्पेशली और विशेष रूप से रेफरिंग टू ओलिवियाज रोजी एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, और विशेष रूप से यहाँ पे ओलिविया के गोरेपन और उसकी लालिमा की बात की गई है। वायोला इम्प्लाइज दैट ओलिवियाज ब्यूटी इज नॉट द आर्टिफिशियल, वायोला आगे बताती है कि ओलिविया की जो ब्यूटी है ना, सुंदरता है ना, वो आर्टिफिशियल नहीं है, बट रेदर बिस्टोइड बाय नेचर्स ऑन स्किलफुल हैंड, लेकिन बल्कि क्या है कि नेचर के कुशल हाथों द्वारा उसको अर्पित की गई है। वायोला एड्रेसेस ओलिविया डायरेक्टली, यहाँ पे सीधे तरीके से वायोला ओलिविया से बात करती है। एंड कॉल्स हर क्रूएलेस्ट, उसको क्रूएलेस्ट बुलाती है। वायोला इज अबाउट टू एक्सप्लेन, आगे वायोला जो है एक्सप्लेन करती व्हाई शी बिलीव्स ओलिविया टू बी क्रूएल, अब वो बताती कि क्यों वायोला का ऐसा मानना है कि ओलिविया जो है क्रूएल है। वायोला इज एक्सप्रेसिंग हर फ्रस्ट्रेशन, वायोला जो आगे अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है। सी बिलीव्स, उसका मानना है ओलिविया इज बीइंग क्रूएल बिकॉज शी रिफ्यूजेस टू शेयर हर ब्यूटी विद द वर्ल्ड, कि ओलिविया क्रूएल है क्योंकि वो अपना सुंदरता वर्ल्ड के साथ शेयर करने से मना करती है। वायोला फील्स दैट, वायोला को ऐसा लगता है कि ओलिवियाज डिसीजन टू रिमेन इन मॉर्निंग, की ओलिविया का जो डिसीजन है कि वो हमेशा मॉर्निंग इट मीन शोक में रहेगी, क्योंकि ओलिविया का भाई मतलब बहुत टाइम पहले भाई की डेथ हो गई थी, तो शोक में थी और काफ़ी लंबे टाइम से शोक में थी। तो यहाँ पे वायोला बताती है कि तुम्हारा जो डिसीजन है कि तुम हमेशा शोक में रहोगी एंड नॉट इंगेज इन रोमांटिक परस्यूट, और कभी किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आओगी। इज लाइक लीडिंग हर ऑन ब्यूटी, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि तुम अपनी खुद की ब्यूटी इट मीन सुंदरता को एंड ग्रेस इट मीन चमक को टू द ग्रेव, ग्रेव इट मीन कब्र की ओर ले जा रही हो। मतलब तुम अगर किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ रही हो, तुम अपनी खुद की सुंदरता को क्या कर रही हो, ग्रेव में ले जा रही हो। लिविंग नो अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू अप्रिशिएट हर, और किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हो कि वो तुम्हारी सुंदरता को अप्रिशिएट करे, तुम्हारी तारीफ करे। दस इस प्रकार थ्रू एवर मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइन के जरिए वायोला इज कॉम्प्लीमेंटिंग ओलिवियाज नेचुरल ब्यूटी, पहले तो वायोला नेचुरल ब्यूटी, ओलिविया की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करती है, बट क्रिटिसाइजिंग हर फॉर नॉट शेयरिंग इट, लेकिन बाद में उसकी आलोचना भी करती है कि ओलिविया जो है अपनी सुंदरता किसी के साथ शेयर नहीं करती है, और अलाउइंग इट, और ना ही किसी को अलाउ करती है टू बी अप्रिशिएट बाय अदर्स, कि कोई उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करे, ड्यू टू हर रिफ्यूजल टू इंगेज विथ वर्ल्ड रोमांटिकली, क्योंकि वह मना कर दी है किसी को भी वर्ल्ड इट मीन्स कोई भी इंसान के साथ रोमांटिकली इंगेज होने के लिए। दिस लाइन्स मिक्स ऑफ एडमायरेशन और फ्रस्ट्रेशन, तो इस तरह से जो पंक्तियां हैं इसमें एडमायरेशन इट मीन्स प्रशंसा भी है और फ्रस्ट्रेशन, इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है ये जो पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 12th नाइट का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। उसके बाद आखिरी वाला एक्सप्लेनेशन लव फॉर लव से आपको एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, आपको 2 एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, जो आपको चारों बुक जो भी आपके सिलेबस में हो चारों से आता है। तो लव फॉर लव में भी 2 एक्सप्लेनेशन हम रिकमेंड किए थे, एक तो ऑलरेडी अपलोड है, हम फिर से बता रहे हैं कि ये सारा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में मिलेगा जो हम पहले अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वरना फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम इंस्टाग्राम पे भी आपको लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये लव फॉर लव वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टैंजा को देख लेते हैं, जो कि सारे लव फॉर लव के एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहने वाला है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए रेस्टोरेशन कॉमेडी लव फॉर लव, ये जो पंक्तियां ली गई है रेस्टोरेशन कॉमेडी लव फॉर लव से ली गई है, रिटन बाय ए ग्रेट प्ले राइट विलियम कनग्रीव, जिसको कि लिखा गया एक महान नाटककार विलियम कनग्रीव के द्वारा। इट इज़ वन ऑफ द कनग्रीव्स 2 बेस्ट नॉन प्लेज, ये कनग्रीव के 2 प्रसिद्ध प्ले में से एक है। द अदर बीइंग द वे ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा जो फेमस प्ले कनग्रीव का वो है वे ऑफ द वर्ल्ड। दिस प्ले वॉज ए रिस्पॉन्स, ये प्ले जो है एक प्रतिक्रिया थी टू एन अर्लियर पॉपुलर प्ले लव फॉर मनी। ठीक है, एक प्ले लिखा गया लव फॉर मनी, उसी के प्रतिक्रिया में विलियम कनग्रीव एक प्ले लिखे लव फॉर लव। अब आगे हम मेनली ये वाला लाइन ऑल ब्रेड पर्सन लाए को जो एक्सप्लेन किए हैं, दिस लाइन्स आर द एडवाइस गिवन टू मिस प्रू बाय टैटल, ये लाइन्स जो हैं वो एडवाइस है, सलाह है, जो कि टैटल के द्वारा मिस प्रू को दिया गया था इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले के सेकेंड एक्ट में। ही एडवाइजेस मिस प्रू, वह
जो है टाइटल एडवाइस देता है मिस प्रू को अगेंस्ट टॉकिंग प्लेनली, मतलब अस्पष्ट बोलने के विरोध में, इफ शी वांट्स टू बी एडमिटेड टू द हाई क्लास सोसाइटी। ये मतलब टाइटल यहाँ पे मिस प्रू को बताता है कि अगर आप हाई क्लास सोसाइटी में फिट होना चाहती हैं, उसकी जैसा बनना चाहते हैं ना, तो ये आपको अस्पष्ट बोलना बंद करना होगा। ऑल कल्चर्ड पर्सन, जितने भी सभ्य लोग होते हैं, बिलोंगिंग टू द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो भी पैसे वाले या कुशल उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, लाई एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट है कि वो लोग झूठ बोलते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, एज मिस प्रू इज ए वुमेन, क्योंकि मिस प्रू एक वुमेन है, सी मस्ट नेवर स्पीक वॉट सी थिंक, तो क्योंकि मिस प्रू एक वुमेन है इसलिए उनको जो भी वो सोचती हैं वो बोलना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं औरतों को छोटा दिखाया गया है, बताया गया है कि आप औरत हैं तो आप कम बोलिए, तभी आप समाज में, सोसाइटी में फिट हो पाएंगे। वुमेन आर एक्सेप्टेड टू बी मोर रिजर्व्ड इन देयर स्पीच, वुमेन से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रिजर्व्ड होंगी, मतलब कम बोलेगी। एंड नॉट टू बी कैंडिड अबाउट देयर ओपिनियंस और फीलिंग्स, और जो है अपने फीलिंग्स को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके क्या कैंडिड नहीं होंगी, इट मीन्स अस्पष्ट नहीं होंगी। टाइटल्स लाइन्स रिफ्लेक्ट, तो इस तरह से जो टाइटल का लाइन है वो दिखाता है द सोशल कन्वेंशन, एक सामाजिक परंपरा दिखाता है, एंड जेंडर रोल, और जेंडर की भी भूमिका दिखाता है कि वो मेल फीमेल वाला डिफरेंस, अंतर ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के टाइम का, व्हेन द प्ले वॉज रिटन, जब इस प्ले को लिखा गया था। दे इलिस्ट्रेट दैट, वे आगे व्याख्या करते हैं कि पोलाइटनेस ऑफ रिक्वायर्ड वुमेन टू बी लेस फोर्थराइट, की पोलाइटनेस जरूरी होता है वुमेन के लिए ताकि वो कम, लेस फोर्थराइट मतलब कम स्पष्टवादी हो, एंड मोर गार्डेड इन देयर स्पीच, और अपने स्पीच को लेके गार्डेड हो, मतलब कम बोले, इवन इफ इट मीन्ट नॉट एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू थॉट्स और फीलिंग्स, चाहे इसका मीनिंग ये क्यों ना हो जाए कि वो अपना जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्सप्रेस नहीं करती है वुमेन, फिर भी वुमेन को जो है ऐसा माना जाता था कि उनको कम बोलना चाहिए, अपना थॉट्स फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। दिस लाइन आर ए स्टिंगिंग सटायर, तो ये जो पंक्तियां हैं एक चुभने वाला व्यंग है, ऑन द हिपोक्रेसी एंड द डबल स्टैंडर्ड, पाखंड पे, दिखावे पे और डबल स्टैंडर्ड पे, मेंटेन बाय द, जो कोई मेंटेन किया जाता था, हाइब्रिड लेडीज ऑफ लंडन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी की हाइब्रिड, इट मीन्स जो उच्च वर्ग से बिलोंग करे या फिर उच्च सोसाइटी से बिलोंग करे, तो वैसे सोसाइटी की जो फीमेल थी 17th सेंचुरी के, तो उनके द्वारा जो हिपोक्रेसी, पाखंड दिखाया जाता था, जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया जाता था, तो ये पंक्तियां उन औरतों पे क्या है, एक चुभने वाला व्यंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेपर 3 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।